नमस्कार बच्चों, राज जी के क्लासेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं गहलोत कुमार एक बार फिर से अपना नया वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। आज हमारा जो टॉपिक होगा वो सिंधु सभ्यता है। एंशिएंट हिस्ट्री में इससे पहले का मैंने आपको करवाया है, तो सिंधु सभ्यता के जितने भी क्वेश्चन एग्जाम के हिसाब से जो जरूरी है वो आपके मैं एक एक करके क्लियर करवाता हूँ। तो इसमें दो चार चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट हैं। देखो, सबसे पहले तो इसकी खोज। अब खोज का इसका ऐसा है, देखो एक जगह है हड़प्पा। ये हड़प्पा जगह पड़ती है वर्तमान समय में पाकिस्तान में, और इस हड़प्पा टीले का सबसे पहले जिक्र 1826 चार्ल्स मैसन एक अंग्रेज था, वो यहाँ गया था। तो इस जगह को देखकर, इस टीले को देखकर उसने ये आइडिया लगाया कि कभी ये मानव बस्ती थी, कभी यहाँ पर लोग बाग रहते थे। तो इनका ऐसा मानना था कि यहाँ पर कोई पुरानी सभ्यता है। तो इसीलिए सबसे पहला क्वेश्चन ये कि हड़प्पा टीले के बारे में सबसे पहले जिक्र। तो हड़प्पा टीले के बारे में 1826 में सबसे पहले जिक्र किया चार्ल्स मैसन। ठीक है, आया हुआ क्वेश्चन है 1826। सबसे पहले हड़प्पा टीले के बारे में जिक्र चार्ल्स मैसन के द्वारा किया गया है, जो सिंधु सभ्यता का सबसे पहला स्थल है, सबसे पहली साइट है। एक तो ये अच्छे से क्लियर होना चाहिए, चार्ल्स मैसन ने हड़प्पा के टीले का सबसे पहले जिक्र किया है। अब टाइम गुजरता चला गया, कोई ज़्यादा इसमें हुआ नहीं, ज़्यादा खोजबीन हुई नहीं। पर 1853 में जब हमारे यहाँ पर सबसे पहली ट्रेन जो चली थी मुंबई से थाने, तो मुंबई से थाने के चलने के बाद में और भी पूरे भारत में कई जगह पर पटरियां बिछाई गई थी, और वो पटरी एक बिछाई गई थी लाहौर से कराची। अब लाहौर से जो कराची लाइन निकाली गई थी रेलवे की, तो उसके लिए ये हड़प्पा के टीले में जो ईंट थी उनको काम में लिया था। बहुत ज़्यादा ईंटों के ढेर थे, तो उनको काम में लिया था। तो उस समय भी इस चीज़ पर गौर किया गया कि यहाँ पर कभी ना कभी कोई ना कोई जरूर रहा है, कोई मानव बस्ती पुराने समय में थी, यहाँ पर ऐसा मानना था। अब आगे चलकर इस बात को आगे बढ़ाया है सर जॉन, ठीक है, मार्शल, सर जॉन मार्शल। ये जॉन मार्शल ये एएसआई के वो थे अधिकारी। तो इन्होंने इस हड़प्पा टीले को अच्छे से आइडेंटिफाई किया, और जब ये एएसआई के हेड थे सर जॉन मार्शल, तो इन्होंने इसकी खुदाई करवाई थी सबसे पहले। और सबसे पहले हड़प्पा के टीले की खुदाई 1921 में हुई है, ठीक है, 1921 में हुई है। अब एक क्वेश्चन इसमें ये पूछा जाता है कि मोहनजोदड़ो से पहले जो हड़प्पा के टीले की खुदाई हुई है 1921 में, सिंधु सभ्यता की जो पहली साइट है वो किसके अंडर हुई थी? तो सर जॉन मार्शल के अंडर में ये खुदाई हुई थी। और सबसे खास चीज है कि 1921 में हड़प्पा के टीले की खोज जो खुदाई की है वो किसने की है? दयाराम साहनी, ठीक है, दयाराम साहनी। तो ये सबसे पहले खुदाई की है इसने दयाराम साहनी ने। नेतृत्व किसका है? जॉन मार्शल का। जॉन मार्शल के नेतृत्व में 1921 में हड़प्पा के टीले की खुदाई ये दयाराम साहनी के द्वारा की गई है। तो शुरुआत का क्वेश्चन है, सबसे पहले हड़प्पा के टीले का जिक्र चार्ल्स मैसन 1826, जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा के टीले की खुदाई की है, खोज की है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये कि सिंधु सभ्यता का पहला स्थल या पहला शहर ये हड़प्पा है जिसकी खुदाई की गई है। एक तो ये क्लियर कर लेना अच्छे से। अब इसके बाद में हम सबसे पहले जो चीज क्लियर करेंगे वो करेंगे इसका नाम, कि नाम क्या है इसका। तो देखो, नाम का इस प्रकार से सर जॉन मार्शल ने इसको नाम दिया सिंधु सभ्यता, इंडस सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसको सर जॉन मार्शल ने बोला है, क्योंकि सबसे पहले जो खुदाई हुई है वो सिंधु नदी के आसपास, सिंधु नदी या इसकी सहायक नदियों के आसपास खुदाई हुई है। तो इसीलिए इसको सिंधु सभ्यता नाम दिया किसने? सर जॉन मार्शल ने,
ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये सर जॉन मार्शल ने इसको नाम दिया है। ये शुरुआत की बात थी, पर अब जैसे जैसे बात आगे बढ़ी, सिंधु नदी या उसकी सहायक नदियों के आसपास की जो साइट थी उनको छोड़कर अब साइट, अब स्थल बहुत दूर दूर तक मिलने लगे। आप आइडिया लगा सकते हो, जम्मू कश्मीर में मांदा, यूपी में आलमगीरपुर, सुतकागेडोर बलूचिस्तान और दायमाबाद महाराष्ट्र। अब इतनी दूर दूर तक ये जगह चली गई, तो सिंधु सभ्यता नाम इसका ज़्यादा सटीक नहीं माना जाता। क्यों नहीं माना जाता? क्योंकि वर्तमान समय में इसका एरिया इतना ज़्यादा है कि हम इसको एक नदी में बांध कर नहीं रख सकते। थोड़ा और चेंज किया था इसमें, सिंधु सरस्वती नाम भी इसको दिया गया। जो सरस्वती विलुप्त नदी मानी गई है, राजस्थान से बहती हुई पाकिस्तान जाती थी, तो सिंधु सरस्वती भी इसको बोला गया। पर उससे भी बात आगे बढ़ गई, तो ये अभी वर्तमान समय में इसका जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा है, और इसीलिए सिंधु सभ्यता इसको नहीं बोल सकते। वर्तमान समय में इसका जो सबसे सटीक नाम हम मान सकते हैं वो है हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता, किसी भी सभ्यता का नाम उसके सबसे पहले स्थल, सबसे पहली साइट के नाम पर दिया जाता है। तो यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि सिंधु सभ्यता का सबसे सटीक या बिल्कुल ऑथेंटिक नाम क्या है, तो हड़प्पा सभ्यता सबसे सटीक नाम है। बाकी सर जॉन मार्शल ने इसको नाम दिया है सिंधु सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। बाद में सिंधु सरस्वती सभ्यता भी बोला गया है, पर वर्तमान समय में यदि देखा जाए तो इसका सबसे सटीक नाम हम मान सकते हैं हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा पहला स्थल है, पहला शहर है जिसकी खुदाई 1921 दयाराम साहनी ने की है सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में। ठीक है, ये अच्छे से क्लियर कर लेना। ये तो हो गया नाम का, सिंधु सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता हम ज्यादा सटीक मान सकते हैं मुकाबले सिंधु सभ्यता के। दूसरा, अब इसका टाइम, तो देखो टाइम को लेकर भी बहुत ज्यादा विवाद है कि कौन से समय में ये पनपी थी। तो ऐसा हम बिल्कुल सटीक बोल नहीं सकते कि यहाँ से लेकर यहाँ तक चली थी। फिर भी हम इसको जो एक बिल्कुल आइडियल ले सकते हैं, हम ले सकते हैं इसमें 2300 ईस्वी पूर्व से लेकर 1750 ईस्वी पूर्व। ठीक है, बीसी बोलेंगे ईस्वी पूर्व को इंग्लिश में। 2300 बिफोर क्राइस्ट, बीसी की फुल फॉर्म है ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व, इसका सबसे सटीक टाइम माना गया है। और ये जो टाइम माना गया है, ये माना गया C14 पद्धति। ठीक, कार्बन 14 पद्धति बोलते हैं, कार्बन C14 पद्धति बोलते हैं। इसके मुताबिक सिंधु सभ्यता का जो एरा है, जो टाइम है, वो माना गया 2300 ईस्वी पूर्व से लेकर 1750 ईस्वी पूर्व। अब ये टाइम हो गया, मैं थोड़ा सा C14 का आपको क्लियर करा देता हूं। तो देखो, जितने भी जीवित जीव हैं, पेड़ पौधे, जानवर, मनुष्य, कोई भी है, उसके शरीर में कार्बन के 2 आइसोटोप जरूर होते हैं, एक C14 और एक C12। 2 समस्थानिक जरूर होते हैं, एक C14 एक C12। अब होता क्या है, जब किसी जीव की डेथ हो जाती है, मर जाता है, तो उसके शरीर में जो कार्बन 12 है, कार्बन 12 की जो मात्रा है, जो क्वांटिटी है, वो तो फिक्स बनी रहती है जैसे के तैसे। पर जो C14 है, ये डैमेज होना शुरू हो जाता है, ये रेडिएशन करना शुरू कर देता है, इसीलिए उसमें इसका क्षरण शुरू हो जाता है। अब ये क्षरण जो होता है, इसी के हिसाब से उस जीव की आयु ज्ञात की जाती है। तो जो डायनासोर है, जो जितने जीवाश्म हैं, फॉसिल्स हैं, उनकी एज इसी विधि से ज्ञात की जाती है। इसको बोलते हैं C14 पद्धति या कार्बन C14 पद्धति बोला जाता है। और इसकी खोज की है बिलार्ड लीवी। ठीक है, बिलार्ड लीवी के द्वारा कार्बन C14 पद्धति की खोज 1949, ठीक है, 1949 में इसकी खोज बिलार्ड लीवी के द्वारा की गई है, C14 पद्धति। तो 2 आइसोटोप से 2 समस्थानिक है, C14 और C12, जिसमें मरने के बाद में, किसी भी जीव के खत्म होने के बाद, मरने के बाद C14 का क्षरण शुरू हो जाता है, रेडिएशन शुरू हो जाता है, उसकी मात्रा शरीर में घटती चली जाती है। C12 जैसे के तैसे बना रहता है। दोनों का रेशो निकालकर, दोनों का अनुपात निकालकर एज ज्ञात की जाती है। इसको बोलते हैं C14 पद्धति, एज ज्ञात करने के लिए। और ये भी बता देता हूं, जितने समय में किसी पदार्थ की मूल मात्रा आधी हो जाती है, जितने समय में कोई पदार्थ मूल मात्रा से आधा हो जाता है, उसको बोलते हैं उसका अर्धायु काल।
ठीक है, उसका अर्धायु काल बोलते हैं। C14 का जो अर्धायु काल है वो है 5730 वर्ष। ठीक है, 5730 वर्ष से मतलब है कि जैसे 1 kg कार्बन C14 है, ये 5730 वर्ष में रेडिएशन के बाद कितना रह जाएगा, आधा किलो। ये अर्धायु काल बोला जाता है किसी भी पदार्थ का, हमेशा रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट्स होते हैं उनमें होता है। तो इसका जो अर्धायु काल है 5730 वर्ष है। तो दोनों का रेशो निकाल कर ये एज ज्ञात की जाती है। बिलार्ड लीवी ने इसकी खोज की है 1949 और इसी के लिए बिलार्ड लीवी को नोबेल प्राइज मिला है 1960 में नोबेल पुरस्कार मिला है बिलार्ड लीवी को। यूएसए के साइंटिस्ट हैं। तो ये C14 पद्धति है जिसके हिसाब से सिंधु सभ्यता की एज 2300 ईस्वी पूर्व से लेकर 1750 ईस्वी पूर्व, ये इसका नाम हो गया, सबसे पहला स्थल हो गया और एज हो गई। अब एरिया, तो देखो वर्तमान समय में देखा जाए तो इसका देखो सबसे पश्चिमी छोर सुत्कागेडोर, ठीक है, सुत्कागेडोर, बलूचिस्तान, मकरान तट, पाकिस्तान, ये इसका सबसे बेस्ट का पॉइंट है। सबसे पश्चिमी छोर, सबसे वेस्ट की साइड सुत्कागेडोर है जो वर्तमान समय में पाकिस्तान में पड़ती है, बहुत पूछा जाता है। तो ये सबसे पश्चिमी छोर है, सबसे वेस्ट का पॉइंट है। इसके बाद में आलमगीरपुर, ठीक है, आलमगीरपुर यूपी हिंडन नदी के किनारे, आलमगीरपुर यूपी हिंडन नदी के किनारे, ये इसका सबसे पूर्वी छोर है, सबसे ईस्ट का पॉइंट है। तो सबसे पश्चिम का सुत्कागेडोर, सबसे पूरब का हो गया आलमगीरपुर। इसके बाद में सबसे साउथ का दायमाबाद, ठीक है, दायमाबाद, ये आपका महाराष्ट्र में, दायमाबाद महाराष्ट्र में, ये इसका सबसे साउथ का पॉइंट है, सबसे साउथ का पॉइंट है महाराष्ट्र में। इसके बाद में मांदा, ये जम्मू कश्मीर, मादा जम्मू कश्मीर, ये इसका सबसे नॉर्थ का। तो इस प्रकार से वर्तमान समय में यदि देखा जाए तो सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का सबसे बेस्ट का पॉइंट सुत्कागेडोर पाकिस्तान बलूचिस्तान में, दायमाबाद महाराष्ट्र में सबसे साउथ का, आलमगीरपुर सबसे ईस्ट में पूरब में हो गया यूपी में, मादा सबसे नॉर्थ में हो गया जम्मू कश्मीर में। इसीलिए वर्तमान समय में हम इसको सिंधु सभ्यता नहीं बोल सकते क्योंकि इसका एरिया इतना ज़्यादा है। इधर महाराष्ट्र हो गया, इधर जम्मू कश्मीर हो गया, यहाँ पर सिंधु नदी का कोई काम नहीं है, इधर सुत्कागेडोर, इधर आलमगीरपुर। तो इसीलिए वर्तमान समय में इसका जो सबसे वैलिड नाम है वो हड़प्पा सभ्यता है क्योंकि हड़प्पा इसमें खोजी गई पहली साइट है। हड़प्पा टीले का सबसे पहले जिक्र किया चार्ल्स मेसन 1826। ये इसका एरिया हो गया, ठीक है। ये इसके लास्ट पॉइंट हो गए पश्चिम का, पूर्व का, साउथ का और नॉर्थ का, ठीक है, साउथ का नॉर्थ का ये हो गया। इसके बाद में अब आता है इसको बनाने वाले की सभ्यता से संबंधित कौन लोग हैं। तो इसमें वैसे 4 हैं, आपके काम के लिए पर 4 हैं। एक तो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, ये भी निवास करते थे इस सभ्यता में, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। और दूसरा है मंगोलायड, मंगोलायड जो हमारे चाइना वाले, कोरिया जापान, मंगोलायड, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड और अल्पाइन, ठीक है। 3 तो ये छोटे मोटे समुदाय, छोटी मोटी रेसेस थी इसमें जो निवास करती थी, और जो मुख्य रूप से इसमें थे वो थे भूमध्य सागरीय लोग, मेडिटेरियन भूमध्य सागरीय लोग। और भूमध्य सागरीय लोगों से ही संबंधित है द्रविड़, जो वर्तमान समय में हमारे साउथ इंडिया में निवास करते हैं। द्रविड़ लोग भूमध्य सागरीय जो प्रजाति है उससे संबंधित है। अब खास क्वेश्चन ये कि सिंधु सभ्यता को बनाने वाले लोग कौन है। तो सिंधु सभ्यता को बनाने वाले लोग भूमध्य सागरीय, मेडिटेरियन, जो किससे संबंध रखते हैं, द्रविड़ से, ठीक है। द्रविड़ वर्तमान समय में हमारे साउथ इंडिया में निवास करते हैं। तो द्रविड़ या भूमध्य सागरीय लोगों ने इस सिंधु सभ्यता को बनाया था, हड़प्पा सभ्यता को। बाकी छोटे मोटे रूप में निवास करते हैं प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड, मंगोलायड, अल्पाइन, भूमध्य सागरीय में ने जो द्रविड़ लोग हैं। तो टाइम हो गया 2300 ईस्वी पूर्व से लेकर 1750 ईस्वी पूर्व। एरिया मैंने बता दिया, सुत्कागेडोर सबसे पश्चिम का, आलमगीरपुर सबसे पूरब का, दायमाबाद सबसे नीचे का महाराष्ट्र और मादा सबसे ऊपर का,
ठीक है। इसके बाद में नाम हो गया हड़प्पा सभ्यता सबसे सटीक, चार्ल्स मेसन ने सबसे पहले हड़प्पा टीले की खोज की थी। तो ये आपका क्लियर होना चाहिए। अब सभ्यता की मुख्य चीजें, तो देखो सभ्यता की मुख्य चीजों में हम एक एक करके क्लियर करते हैं। तो सिंधु सभ्यता की जो सबसे बड़ी खासियत है वो है इसका नगर नियोजन प्लस में जल निकास प्रणाली। ये दो चीजों के लिए जानी जाती है, टाउन प्लानिंग प्लस ड्रेनेज सिस्टम। दो चीज इसकी सबसे खास है, टाउन प्लानिंग और ड्रेनेज सिस्टम, नगर नियोजन और जल निकास प्रणाली। गॉर्डन चाइल्ड एक अंग्रेज विद्वान है जिसने इसको भारत का प्रथम नगरीकरण बोला है और नगरीय क्रांति भी बताया इसको, ठीक है। अर्बन रेवोल्यूशन, नगरीय क्रांति सिंधु सभ्यता को, ठीक है, नगरीय क्रांति सिंधु सभ्यता को किसने बताया है? गार्डन चाइल्ड, ठीक, गार्डन चाइल्ड ने इसको नगरीय क्रांति, अर्बन रेवोल्यूशन बताया है। दूसरी नगरीय क्रांति बौद्ध काल में है, ये प्रथम नगरीय क्रांति है। तो क्योंकि ये शहर थे इसमें और इसको हम नगरीय सभ्यता बोलते हैं, ये ग्रामीण नहीं है, शहरी सभ्यता है। अर्बन सिविलाइजेशन का एग्जाम्पल है सिंधु सभ्यता। तो इसका नगर नियोजन और जल निकास प्रणाली जो सबसे खास चीज है इसकी, टाउन प्लानिंग और ड्रेनेज सिस्टम। अब था क्या इसमें? तो इसमें ये था, देखो जो शहर है बड़ी प्लानिंग से बसे हुए थे और शहर की जो सड़कें हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर काटती थी, ठीक है, 90 डिग्री के एंगल पर काटती थी। और इसमें यहाँ पर आपके मकान बने होते थे, मकान के दरवाजे हमेशा छोटी गली में अंदर की तरफ खुलते थे, मेन उसकी तरफ नहीं खुलते थे। एक ये है, और इसको बोलते हैं ग्रिड सिस्टम, ग्रिड प्रणाली, चेस बोर्ड प्रणाली, ठीक है, चेस बोर्ड प्रणाली, ग्रिड प्रणाली। और ये आप आइडिया लगा सकते हो कि वर्तमान समय में हमारे ज्यादातर शहर प्लानिंग से नहीं बसे हुए, ऐसे ही कॉलोनी बनती चली जाती है, शहर बनता चला जाता है। पर वर्तमान समय में भी इस तरीके से हमारे सिर्फ 2 शहर बसे हुए हैं, एक चंडीगढ़ और एक जयपुर। ग्रिड प्रणाली, चेस प्रणाली से वर्तमान समय में भी हमारे सिर्फ 2 शहर बसे हुए हैं, चंडीगढ़ और जयपुर। ये इतने दिन पहले इतने व्यवस्थित तरीके से शहर बनाए गए थे। तो इसीलिए नगरीय नियोजन, ये टाउन प्लानिंग इनका सबसे खास है, जिसमें सड़कें 90 डिग्री के एंगल पर काटती हैं। अब चंडीगढ़ और जयपुर भी ऐसे ही है सेम। जो सवाई जयसिंह ने जयपुर बसाया था 1727, उसमें भी चेस प्रणाली या ये ग्रिड प्रणाली का इस्तेमाल किया गया है, जो सिंधु सभ्यता में पुराने समय में किया गया था। चंडीगढ़ को ली कार्बूसियर ने बसाया है और वो भी इसी प्रकार से चेस प्रणाली से बसा हुआ है, और ये इनकी सबसे अच्छी खासियत है। दूसरा, सड़कें हमेशा 90 डिग्री के एंगल पर काटती थी। अब एक इसी में से क्वेश्चन पूछ लिया, बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता में सड़कें कैसी थी? तो सिंधु सभ्यता में सड़कें सीधी और चौड़ी, सीधी और चौड़ी हुआ करती थी। और कितने डिग्री के एंगल पर काटती थी? 90 डिग्री, 90 डिग्री के एंगल पर काटती थी। तो इनका नगर नियोजन सबसे खास चीज है, इसको अच्छे से क्लियर कर लेना। नगर नियोजन सबसे खास चीज है इनका। दूसरा, जल निकास प्रणाली, ड्रेनेज सिस्टम। तो हमारे मोदी जी ने अब स्वच्छ भारत अभियान चलाया है, तो ये इसका महत्व उस समय पर समझते थे, ये इसका महत्व उस समय पर समझते थे। तो ये क्या करते थे, जैसे आपका मकान हो गया तो मकान से एक मोरी निकलती गंदे पानी की। अब सड़क के साथ में जो छोटी सड़क होती थी उसके साथ में छोटी नाली बनी होती थी, ये मोरी उसमें आके गिरती थी। अब ये छोटी नाली बड़ी नाली में गिरती थी, यहाँ पर मेन हॉल, और ये पूरा एक नाला बनकर शहर से बाहर। अब इतनी बड़ी व्यवस्था थी इतने पुराने समय में। तो ये भी आश्चर्यचकित करने वाली चीज है कि साफ सफाई का इतना ध्यान उस समय रखा गया था। तो इसलिए जल निकास प्रणाली, नगर नियोजन इनका सबसे खास है। वर्तमान समय में आप देख सकते हो कि हमारा कोई सा शहर ऐसा नहीं है जिसमें बिल्कुल ये अच्छे ढंग से काम करती हो व्यवस्था, और उस समय पर ये बिल्कुल सही ढंग से काम करती थी। तो 2 चीज इसकी सबसे खास है, नगर नियोजन प्लस जल निकास प्रणाली। और नगरीय सभ्यता का एग्जाम्पल है, ये अच्छे से क्लियर कर लेना। नगरीय क्रांति गॉर्डन चाइल्ड ने बोला है इसको। दूसरी, अर्बन जो रेवोल्यूशन है वो आएगी आपके बुद्ध काल में। अब इसके बाद में जो शहर बसा होता था, वो शहर इस प्रकार से बसा होता था, हमेशा उसमें ज्यादातर 2 किले होते थे।
दो फोर्ट होते थे, एक पश्चिम की साइड में, एक पूरब की साइड में। जो पश्चिम की साइड में होता था उसको पश्चिमी दुर्ग, जो पूरब की साइड में होता था उसको पूर्वी दुर्ग। और पश्चिमी दुर्ग में हमेशा कुलीन वर्ग, हाई सोसाइटी निवास करती थी, और पूर्वी दुर्ग में हमेशा निम्न वर्ग, सामान्य वर्ग निवास करता था। इसीलिए जो पश्चिमी दुर्ग है वो हमेशा दीवार से घिरा होता था, हमेशा दीवार से घिरा होता था, जबकि जो पूर्वी है ये हमेशा खुला होता था। क्योंकि आम जनता को कौन पूछे, तो आम जनता के लिए जो था वो बिल्कुल खुला हुआ, और जो खास लोगों का होता था वो चारों तरफ दीवार से घिरा हुआ रहता था। अब इसमें एक्सेप्शन है, आगे आएगा। एक तो चनहुदडो, चनहुदडो एक ऐसा शहर है जो दीवार से नहीं घिरा हुआ, पाकिस्तान में पड़ता है वर्तमान समय में। चनहुदडो एक ऐसी जगह है वो जो चारों तरफ से दीवार से नहीं घिरी हुई। इसके बाद में एक आपका हो गया लोथल प्लस सुरकोटदा। लोथल और सुरकोटदा ये ऐसा एग्जाम्पल है जो दोनों किले एक ही दीवार से घिरे हुए हैं। ठीक है, लोथल और सुरकोटदा गुजरात में पड़ती है दोनों जगह। ये ऐसा एग्जाम्पल है जो एक ही प्राचीर से, एक ही दीवार से घिरे हुए हैं। एक कालीबंगा राजस्थान, कालीबंगा राजस्थान की खासियत है कि दोनों किले अलग अलग दीवार से, दोनों किले अलग अलग दीवार से घिरे हुए हैं। कालीबंगा में, चनहुदडो में प्राचीर दीवार नहीं मिली है। लोथल और सुरकोटदा ये एक ही प्राचीर से घिरे हुए हैं, दोनों के दोनों किले। एक धौलावीरा, ये भी गुजरात में। धौलावीरा की खासियत है कि ये एक ऐसा शहर है जो 3 किलों में बटा हुआ है। इसमें 3 दीवार है, तो ये 3 भागों में बटा हुआ है धौलावीरा। और एक प्राचीर से घिरा हुआ है लोथल और सुरकोटदा, एक भी प्राचीर से नहीं घिरा हुआ है चनहुदडो, और अलग अलग प्राचीर से घिरा हुआ है कालीबंगा। ये दुर्ग निर्माण का है, इसमें क्वेश्चन आता है बिल्कुल, तो आपका अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो देखो, अलग अलग दीवार से कालीबंगा दोनों फोर्ट, और 3 भागों में बटा हुआ है धौलावीरा, एक प्राचीर से घिरे हुए हैं लोथल प्लस सुरकोटदा। और चनहुदडो एक ऐसा शहर है पाकिस्तान में जिसके चारों तरफ दीवार नहीं मिली है। इससे पहले का अच्छे से क्लियर होना चाहिए। हड़प्पा पहली साइट 1921, दयाराम साहनी, सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में। नाम दिया है सर जॉन मार्शल ने सिंधु सभ्यता, वास्तव में वैलिड नाम हो सकता है हड़प्पा सभ्यता। टाइम है 2300 से 1750 ईस्वी पूर्व। C14 पद्धति के मुताबिक, C14 पद्धति की खोज की है बिलार्ड लीबी ने। एरिया मैंने बता दिया, ये सुतकागे डोर हो गया पाकिस्तान में, आलमगीरपुर यूपी में सबसे ईस्ट का है, ऊपर का हो गया मादा, नीचे का हो गया दायमाबाद। ठीक है, और नगरीय क्रांति बोला है गोल्डन चाइल्ड ने। और ये शहरी सभ्यता का एग्जाम्पल है नगर नियोजन प्लस में आपका जल निकास प्रणाली, ड्रेनेज सिस्टम, और इसकी जो टाउन प्लानिंग है वो सबसे आइडियल चीज है, सबसे आइडियल चीज है। इसके बाद में ये आपका यहाँ तक का क्लियर होना चाहिए। नाली बिल्कुल साफ सफाई से रखी जाती थी। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे हम क्लियर करते हैं कृषि, खेती। तो देखो, वास्तव में देखा जाए तो पूरी की पूरी सभ्यता खेती पर डिपेंड थी। पैदावार अच्छी करते थे। नदियों के किनारे ज्यादातर जो शहर है वो मिले हैं, नदियों के किनारे शहर मिले हैं। और जो बाढ़ आती थी साल में एक बार, उससे जो जमीन है वो बिल्कुल फर्टाइल, उपजाऊ हो जाती थी, और उसमें ये खेती करते थे। तो खेती पर डिपेंड करती थी ये सभ्यता। और खेती में जो सरप्लस आता था उसका ये व्यापार करते थे। तो व्यापार इनका मेन पेशा था जो खेती पर निर्भर था। और ऐसा बताते हैं कि एग्रीकल्चर में इनको 9 फसलों की जानकारी थी, 9 फसलों को इनकी जानकारी थी। और 9 फसलों में देखो, एक तो जौ और गेहूं, जौ और गेहूं ये खाने के लिए उत्पादित करते थे। और जौ और गेहूं के प्रमाण मिले हड़प्पा से, जो पहला शहर है हड़प्पा से जौ और गेहूं के प्रमाण मिले हैं। इसके बाद में एक जगह पड़ती है रंगपुर, ठीक है, रंगपुर जगह पड़ती है आपके गुजरात में, रंगपुर जगह पड़ती है गुजरात में। इसकी खासियत यह है कि धान की भूसी के प्रमाण मिले, बाकी चावल की खेती के प्रमाण यहाँ ज्यादा नहीं है, पर यह चावल की भूसी रंगपुर में मिली है। तो रंगपुर एक ऐसी जगह है गुजरात में जहाँ पर धान की भूसी के प्रमाण मिले हैं। बाकी जौ और गेहूं इनकी मुख्य खाद्य फसल है, जो हड़प्पा से इसके प्रमाण मिले हैं। 2-3 तो ये हो गए, पर जो सबसे खास चीज है वो है कपास। ठीक है, कपास जिससे बनता है आपका सूती वस्त्र, कॉटन का जो कपड़ा है वो कपास से बनता है।
अब ऐसा माना जाता है कि कपास की खेती दुनिया को हड़प्पा निवासियों ने सिखाई है। कपास की खेती दुनिया को, ये सबसे बड़ी देन है इनकी, हड़प्पा के लोगों की सबसे बड़ी देन है कपास की खेती। और ये इसका इतना महत्व है, ये विदेशों को भेजते थे सूती वस्त्र प्लस में ये कपास। इसीलिए जो सिंधु सभ्यता है इसको सिंडन बोला गया है। यूनानी भाषा में इसके लिए सिंडन शब्द इस्तेमाल हुआ है, वास्तव में सिंडन कपास के लिए, पर कपास सबसे ज्यादा उत्पादित होती थी हड़प्पा सभ्यता में, इसीलिए हड़प्पा सभ्यता को सिंडन बोला गया यूनानी में। तो दुनिया को इनकी सबसे बड़ी देन है कपास की खेती प्लस सूती वस्त्र, क्योंकि सूती वस्त्र किसका बनता है, कपास की का। ठीक है, तो इसीलिए कपास की खेती इनकी सबसे बड़ी देन है। वर्तमान समय में हमारे महाराष्ट्र में दक्कन का पठार, काली मिट्टी जो बेसाल्ट चट्टानों से बनी हुई है, यहाँ पर कपास अच्छी होती है। मुंबई को सूती वस्त्रों की राजधानी बोलते हैं, अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर बोलते हैं। दुनिया में सूती वस्त्रों के लिए जाना जाता है इंग्लैंड का मैनचेस्टर प्लस में यूएसए का बोस्टन शहर। ठीक है, बोस्टन टी पार्टी की घटना 1773 की है। ये कपास के ही क्वेश्चन है, पर सिंडन इसको बोला गया है क्योंकि ये कपास यहाँ पर पैदा करते थे, इनकी सबसे बड़ी देन है कपास। ठीक है, तो ये तो इनकी खेती का हो गया। 3-4 क्वेश्चन है। जौ और गेहूं की खेती के प्रमाण हड़प्पा से, धान की भूसी रंगपुर से, प्लस में कपास की खेती दुनिया को किसकी देन है, हड़प्पा सभ्यता के लोगों की, सिंधु सभ्यता के लोगों की देन है कपास की खेती। ये कृषि में हो गया। कृषि के बाद में पशुपालन। तो पशुपालन में देखो, गाय, भेड़, बकरी, ऊंट, इनकी जानकारी थी, इनकी जानकारी थी, पर आप अच्छे से क्लियर कर लेना। एक तो घोड़े के बारे में कोई पता नहीं है इनको, घोड़े की जानकारी इनको नहीं थी। घोड़े का कंकाल मिला जरूर है सुरकोटदा से। ठीक है, सुरकोटदा से घोड़े का कंकाल मिला है, पर घोड़े के बारे में इनको जानकारी नहीं थी। और यह क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जाता है। वैदिक सभ्यता में घोड़ा सबसे प्रिय पशु है, पर सिंधु सभ्यता में घोड़े के बारे में जानकारी नहीं थी। अच्छे से क्लियर कर लेना, घोड़े के बारे में इनको जानकारी नहीं थी। और इनको सबसे प्रिय पशु कुबड़ वाला सांड, कुबड़ वाला सांड इनको सबसे प्रिय था। ठीक है, और इनकी जो मोहर है, इनकी जो मोहर है उस पर सबसे ज्यादा चित्र मिला है एक श्रृंगी बैल का, यूनिकॉर्न। एक श्रृंगी बैल का सबसे ज्यादा चित्र मिला है मोहरों पर सबसे प्रिय पशु है कुबड़ वाला सांड। और खास चीज ये कि घोड़े की जानकारी नहीं थी। और आप और लिख सकते हो, शेर के बारे में भी इनको जानकारी नहीं थी। बाघ के बारे में थी, पर शेर के बारे में जानकारी नहीं थी। गाय जानकारी थी, पर मोर पर गाय का भी चित्र नहीं मिला है। आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, गाय की अच्छे से जानकारी थी, पालतू बनाते थे, पर जो मोर है इनकी उस पर इसका चित्र नहीं मिला है। ठीक है, गाय का चित्र नहीं मिला है, शेर की जानकारी नहीं थी, घोड़े की भी जानकारी नहीं थी। और ये पशुपालन में कुबड़ वाला सांड इनको सबसे ज्यादा प्रिय था। और एक अभी हम आगे क्लियर करेंगे, पशुपति की एक मूर्ति मिली है मोहनजोदड़ो से। अब पशुपति की जो मूर्ति मिली है उसके 3 मुख हैं, उसके 3 मुख हैं। अब वो योग मुद्रा में दिखाया गया है। अब योग मुद्रा में जो पशुपति बैठा हुआ है इसको आदि शिव बोला गया है, महादेव का पुराना रूप आदि शिव बोला गया है। अब उस आदि शिव के 4 तरफ 4 पशु बैठे हुए हैं उसके। ठीक है, गैंडा, भैंसा, बाघ और सांड। ठीक है, गैंडा, भैंसा, बाघ और सांड 4 पशु बैठे हुए हैं उसके चारों तरफ। और सामने बैठे हुए हैं उसके 2 हिरण। इस प्रकार से जो आदि शिव की मूर्ति है इसके चारों तरफ कितने पशु हो जाते हैं, 6। 4 चारों तरफ है, 2 सामने हैं, 2 हिरण है। और टाइप पूछे तो 5 प्रकार के पशु हैं, टोटल संख्या 6 है। ठीक है, गैंडा, भैंसा और सांड और एक हो गया आपका हिरण। ठीक है, हिरण। ये 4 इसके चारों तरफ बैठे हुए हैं, 2 इसके सामने हैं। तो इस प्रकार से अब हम अच्छे से क्लियर कर सकते हैं कि इन पशुओं की तो जानकारी थी इनको। ठीक है, तो ये जो योगी की मूर्ति है मोहनजोदड़ो से मिली है, और ये याद दिलाती है शिव की, पशुपति शिव की। पशुपतिनाथ मंदिर है नेपाल में, तो उसकी याद ये मूर्ति दिलाती है। बाघ, गैंडा, भैंसा और सांड और सामने हिरण। ठीक है, तो ये इनका पशुपालन का अच्छा खासा इनको ज्ञान था। सुअर इनके बारे में भी जानकारी थी। कृषि का हो गया, पशुपालन का हो गया। कृषि में मोस्ट इंपॉर्टेंट है कपास। ठीक है, कपास मोस्ट इंपॉर्टेंट है कृषि में। अब इसके बाद में उद्योग,
इंडस्ट्री। तो देखो उद्योग में दो तीन चीजें, एक तो इनका फेमस है मनके बनाने का कारखाना। जो बिट्स होते हैं, जो माला होती है उसमें जो छोटे छोटे वो होते हैं उनको मनके बोलते हैं। तो देखो मनके बनाने का कारखाना मिला है चनहुद्रो से। जो अभी मैंने बताया कि दीवार से नहीं गिरा हुआ है, पाकिस्तान में है। चनहुद्रो से मनके बनाने का कारखाना मिला है जो बिट्स होते हैं, और इसीलिए माना गया कि ये औद्योगिक शहर है, इंडस्ट्रियल सिटी थी चनहुद्रो, और यहाँ से मनके बनाने का कारखाना मिला है। इसके अलावा इनके जो बाट होते थे, जो तोलने के लिए इस्तेमाल करते थे, वो हुआ करते थे 16 के गुणज में। ठीक है, 16, 32, 64 इस प्रकार से 16 के गुणज में इनके बाट हुआ करते थे। दशमलव प्रणाली के हिसाब से 16 के गुणज में बाट होते थे। दूसरा, ठीक है, उद्योग में मनके बनाने का कारखाना हो गया, ये हो गया। अब धातु ज्ञान, ठीक है, धातु ज्ञान में हम क्लियर करें तो धातु में देखो मैं बिल्कुल उसी की तरह एक और क्वेश्चन क्लियर कराता हूं। लोहा, आयरन, लोहे की जानकारी इनको नहीं थी, जैसे घोड़े की जानकारी नहीं थी ऐसे ही लोहे की जानकारी नहीं थी। आगे हम जो वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे, जो वैदिक सिविलाइजेशन पढ़ेंगे, उसमें लोहा और घोड़े का सबसे ज्यादा इस्तेमाल हुआ है, पर इनको इन चीजों के बारे में ज्ञान नहीं था। लोहा प्लस घोड़ा, पशुओं में पूछा जाए तो घोड़ा, बाकी और ज्यादा पूछता है तो शेर की भी जानकारी नहीं थी। गाय की जानकारी अच्छे से थी, पर मोहर पर गाय का चित्रांकन नहीं मिला है, ये अच्छे से क्लियर कर लेना। लोहे के बारे में जानकारी नहीं थी। लोहे के अलावा इनको जानकारी थी तांबे की, ये कॉपर की इनको जानकारी थी अच्छे से। कॉपर के साथ में टिन, ठीक है, टिन की जानकारी अच्छी थी इनको। और केमिस्ट्री यदि आपने पढ़ी है तो तांबा और टिन को मिलाने के बाद में बन जाता है कांसा, अलॉय मेटल, मिश्र धातु। ठीक है, तांबा और टिन को यदि हम मिला दें, कॉपर और टिन को मिला दें तो कांसा बनता है, जिसको हम ब्रॉन्ज बोलते हैं। अब कांसे का ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते थे और इसीलिए इसको बोला गया है कांस्ययुगीन सभ्यता, ब्रॉन्ज एरा सिविलाइजेशन बोला गया है, क्योंकि कांसे का सबसे ज्यादा उपयोग करते थे। कांस्ययुगीन सभ्यता का एग्जांपल है, कांसा बनता है तांबा प्लस टिन से, कॉपर और टिन से मिलकर बनता है। तो दो की तो इनकी जानकारी, एक इसकी जानकारी। इससे पहले मैंने पिछले वीडियो में आपको क्लियर करवाया है कि मनुष्य के द्वारा इस्तेमाल की गई पहली धातु तांबा, दूसरी धातु टिन, और दोनों को मिलाने के बाद में कांसा, कॉपर। तो तीनों की इनको जानकारी थी अच्छे से। इसके अलावा और दूसरी हम चीज क्लियर करते हैं, चांदी। ठीक है, चांदी, सिल्वर, इसकी इनको जानकारी थी और अच्छे से क्लियर कर लेना। वैसे छोटी एग्जाम में पूछा नहीं जाता, फिर भी मैं बता देता हूं, चांदी भी दुनिया को इनकी देन है। चांदी की खोज भी हड़प्पा लोगों के द्वारा की गई है, जैसे कपास की खोज। तो चांदी और कपास दोनों हड़प्पा लोगों के द्वारा दिए गए दुनिया को। और चांदी की जानकारी, सोने की जानकारी, तांबे की जानकारी, टिन की जानकारी, कॉपर की जानकारी, पर किसकी जानकारी नहीं है? लोहे की। लोहे की जानकारी इनको नहीं है। अब यदि हम इनका पूछते हैं कहाँ से मंगवाते थे, ये पूछा जाता है क्वेश्चन, तो देखो कॉपर ये मंगवाते थे खेतड़ी से, राजस्थान, झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट, जिसको भारत की कॉपर कैपिटल बोलते हैं। दुनिया की कॉपर कैपिटल चौकिका माता को बोला जाता है। ठीक है, भारत की कॉपर कैपिटल बोला जाता है खेतड़ी, झुंझुनू को। और खेतड़ी प्लस कश्मीर, यहाँ से कॉपर मंगाते थे। खेतड़ी का एक और क्वेश्चन है, खेतड़ी के राजा अजीत सिंह के द्वारा ही स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि दी गई थी। ठीक है, खेतड़ी को कॉपर कैपिटल बोलते हैं। वर्तमान समय में भी भारत में तांबे का ज्यादा उत्पादन होता है यहाँ से। तो एक तो ये हो गया चांदी और टिन। चांदी और टिन ये लोग मंगाते थे किससे? ईरान प्लस अफगानिस्तान से। ईरान और अफगानिस्तान से चांदी मंगाते थे। कश्मीर और राजस्थान के खेतड़ी से ये कॉपर मंगवाते थे। सोना मंगवाते थे ये किससे? कर्नाटक और कश्मीर से। सॉरी, तांबा खाली खेतड़ी से है, सोना कश्मीर प्लस कर्नाटक। जो कर्नाटक आज भी हमारा 98% सोने की आपूर्ति करता है। वो समय भी नंबर 1 पर था, आज भी नंबर 1 पर है। ठीक है, तो सोने का आयात करते थे कर्नाटक कश्मीर से, तांबे का खेतड़ी से, टिन प्लस चांदी का करते थे अफगानिस्तान प्लस ईरान से। पशुपालन अच्छे से क्लियर होना चाहिए। सबसे प्रिय पशु है कुबड़ वाला बैल, और एक श्रृंगी बैल की सबसे ज्यादा
चित्र मिले हैं। किस पर? मोहर पर। घोड़े के बारे में जानकारी नहीं थी, गाय के बारे में अच्छे से जानकारी थी, पर मोहर पर चित्रांकन नहीं मिला है। शेर के बारे में जानकारी नहीं थी, लोहे के बारे में जानकारी नहीं थी, टेन, तांबा, चांदी, सोना, इनकी इनको अच्छे से जानकारी थी। और चांदी दुनिया को इनकी देन है, कपास दुनिया को इनकी देन है। जौ और गेहूं की जानकारी मिलती है उससे, हड़प्पा से। और खास चीज ये है कि सूती वस्त्र सबसे पहले इनके द्वारा इस्तेमाल किया गया है। और धान की भूसी मिली है कहाँ से? रंगपुर से। बाकी चावल की खेती का ज्यादा अच्छे से ज्ञान इनको नहीं था, ज्यादा अच्छे से ज्ञान नहीं था। इसके बाद में मोहर, जो मोहर है वो बहुत ज्यादा मिली है, कम से कम 2000 के आसपास मोहर मिली है पूरी सिंधु सभ्यता में, हड़प्पा सभ्यता में। और अकेले मोहनजोदड़ो में 500 के आसपास मिली है, अकेले मोहनजोदड़ो में 500 के आसपास मिली है। तो देखो इसके 2-3 क्वेश्चन है। एक तो यह कि मोहर बनी किसकी होती थी? सैल खड़ी, ठीक है, सैल खड़ी पत्थर की ये मोहर बनी होती थी। दूसरा क्वेश्चन ये, इनकी साइज, आकार, तो आयत के, वर्ग के, ऐसे कई आकारों की मिली है, और जो सबसे ज्यादा मिली है वो वर्गाकार, चौकोर मिली है। स्क्वायर में सबसे ज्यादा मिली है, सैल खड़ी पत्थर की बनी होती थी। पर सबसे खास चीज ये कि मोहर पर जो चित्रांकन है, जो सिंबल है, वो सबसे ज्यादा किसका मिला है? एक श्रृंगी बैल का, एक सींग वाले बैल का सबसे ज्यादा चित्रांकन मिला है। अब हकीकत में कोई एक सींग का बैल होता नहीं, पर ये इनकी कल्पना थी, और इसको बोलते हैं यूनिकॉर्न, ठीक है। एक श्रृंगी बैल का सबसे ज्यादा चित्रांकन मिला है, पर मोहर पर गाय का चित्रांकन नहीं मिला है। ये अच्छे से क्लियर कर लेना, गाय का नहीं मिला है। एक श्रृंगी बैल का सबसे ज्यादा मिला है, सैल खड़ी की बनी होती थी, चौकोर शायस्ती मोहर, और कम से कम 2000 के आसपास टोटल मिली है। अकेले मोहनजोदड़ो से 500, तो सबसे ज्यादा मोहर मोहनजोदड़ो से मिली है। ये आपका मोहर का क्लियर हो गया। इसके बाद में अब व्यापार, तो मैंने चांदीकार इनका तो आपको अच्छे से क्लियर करा दिया। दूसरा मैं बता रहा हूँ कि खेती बहुत अच्छी करते थे, कृषि बहुत अच्छी करते थे, और खेती में इतना अच्छा उत्पादन था कि इनके पास सरप्लस होता था, हमेशा शेष बचता था। तो जो शेष बचता था वो से व्यापार होता था, तो इसीलिए व्यापार इनका मेन पेशा हो जाता है। और ऐसा बताया जाता है, राजनीतिक वाले उसमें यदि मैं बताऊं तो वणिक वर्ग का शासन था यहाँ पर। जो शासन है राजनीतिक वे में यदि हम देखें तो यहाँ पर शासन था वो किसका था? वणिक वर्ग का, जो व्यापार करते थे उन लोगों का शासन है। राम शरण शर्मा का ऐसा विचार है कि वणिक वर्ग शासन करता था सिंधु सभ्यता में। पुरोहित वर्ग का भी बताया जाता है कई विद्वानों के द्वारा, पर ये वणिक वर्ग का शासन राम शरण शर्मा ने बताया है, क्योंकि व्यापार का जो पेशा था उनका मेन पेशा था, और व्यापारी लोगों का दबदबा था किसमें? इस सभ्यता में, ठीक है। अब व्यापार में ये खेती के उत्पादों का व्यापार करते थे, जिसमें कपास का मैंने आपको अच्छे से बताया कि सिंडन यूनानी भाषा में कपास को बोला गया है, क्योंकि कपास की खेती दुनिया को इनकी देन है। अब देखो व्यापार इनका किसके साथ होता था? तो एक तो होता था मेसोपोटामिया, ठीक है, जिसको वर्तमान समय में हम ईरान बोलते हैं। मेसोपोटामिया, एक मिस्र, ठीक है, मिस्र, मेसोपोटामिया, दो इसमें मध्यस्थता करते थे। अब इनको हम बोलते हैं बहरीन और ओमान, ठीक है, बहरीन और ओमान। उस समय इसको बोलते थे दिलमुन, और इसको बोला गया है माखन, इसको दिलमुन, ठीक है, इसको माखन। ये वास्तव में मीडिएटर का काम करते थे, बिचौलिए का काम करते थे। बहरीन, जिसको मोतियों का देश बोलते हैं, बहरीन दिलमुन नाम था उस समय पर, ओमान माखन बोला जाता था। ये मीडिएटर का काम करते थे। अब आ जाओ आप मेसोपोटामिया। तो देखो मेसोपोटामिया का सबसे खास क्वेश्चन ये कि दजला और फरात दो नदियों के बीच में ये सभ्यता थी। इराक में दजला और फरात दो नदियों के बीच में सभ्यता थी। वास्तव में मेसोपोटामिया का मतलब ही होता है दो नदियों के बीच का क्षेत्र, ठीक है। मेसोपोटामिया का मतलब दो नदियों के बीच का क्षेत्र होता है। और सबसे अचंभित करने वाली चीज है कि सुमेरियन बोला गया इन लोगों को। सुमेरियन लोगों की ये सभ्यता थी, जैसे द्रविड़ लोगों की सिंधु सभ्यता है, ऐसे सुमेरियन लोगों की मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। और सुमेरियन लोगों की दुनिया को देने देखो, एक तो लिपि, स्क्रिप्ट, अच्छे से क्लियर कर लेना, जो लिपि है दुनिया को मेसोपोटामिया की देन है, सुमेरियन लोगों की देन है। दूसरा कैलेंडर, हम इस्तेमाल करते हैं डेट के लिए कैलेंडर। और तीसरा है सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट मैप, नक्शा।
दुनिया को नक्शा बनाने की कला सुमेरियन लोगों ने सिखाई है। कैलेंडर इनकी देन है। स्क्रिप्ट लिपि सबसे पहले सुमेरियन लिपि है। अब वर्तमान समय में एक और क्वेश्चन है कि पूरे विश्व का सबसे पहले मानचित्र, सबसे पहले मैप एनेक्जीमेंडर ने बनाया है। पर मैप बनाने की कला सुमेरियनों ने इजाद की थी। तो लिपि, मैप और कैलेंडर, तो मेसोपोटामिया के साथ इनका व्यापार होता था। और मेसोपोटामिया में सिंधु सभ्यता के लिए जो शब्द इस्तेमाल हुआ वो कौन सा है? मेलुहा। ठीक है, मेलुहा से मतलब लगाया गया है सिंधु सभ्यता। तो मेसोपोटामिया में सिंधु सभ्यता के लिए मेलुहा शब्द इस्तेमाल हुआ है। और वर्तमान समय में मेसोपोटामिया की मोहरें कालीबंगा से मिली हैं। कालीबंगा जो राजस्थान में जगह पड़ती है वहां से इसकी मोहरें मिली है मेसोपोटामिया की। तो मेसोपोटामिया अच्छे से क्लियर कर लेना। इराक मतलब होता है दो नदियों के बीच का क्षेत्र। दजला और फरात के बीच में ये सभ्यता पनपी थी। सुमेरियन लोगों ने सभ्यता बनाई थी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दुनिया को इनकी देन है स्क्रिप्ट, लिपि, कैलेंडर, मैप या नक्शा। ठीक है, इनके साथ व्यापार हो गया। सिंधु सभ्यता के लिए क्या शब्द इस्तेमाल किया इन्होंने? मेलुहा। ठीक है, मेलुहा। बहरीन को दिलमुन बोला गया है उस समय पर, और बहरीन और ओमान को माकन बोला गया है। दोनों मीडिएटर का काम करते थे, बिचौलिए का काम करते थे। मिस्र के साथ भी इनका व्यापार था। ठीक है, मिस्र के साथ भी इनका व्यापार था। ये इनका व्यापार हो गया। तो व्यापार हो गया, मोहर हो गया, उद्योग हो गया, कृषि हो गया, पशुपालन हो गया, नगर नियोजन, ये मैंने आपका क्लियर करा दिया। अब आ जाओ आप धार्मिक। ठीक है, तो धार्मिक में देखो दो तीन चीज सबसे खास है। एक तो खास है आपका मातृ देवी की पूजा। ये सबसे ज्यादा मूर्ति मिली है, जो मिट्टी की मूर्ति मिली है जिनको टेरिकोटा बोला जाता है, पकी हुई मिट्टी की मूर्ति, वो मृण मूर्ति टेरिकोटा सबसे ज्यादा किसकी मिली है? मातृ देवी की। और मातृ देवी का यहाँ पर मतलब लगाया गया है उर्वरा की देवी, जमीन जो हमें पैदावार देती है। तो मातृ देवी की सबसे ज्यादा पूजा होती थी इसमें, और सबसे ज्यादा मृण मूर्ति इसी की मिली है। अब इसमें आइडिया लगाया गया है कि ये जो समाज था वो मातृ सत्तात्मक था, मैटेरियल पावर सोसाइटी। ठीक है, मैटरनल पावर सोसाइटी थी ये। मातृ देवी की मूर्ति सबसे ज्यादा मिली है, इसीलिए ऐसा माना गया है कि ये जो समाज था वो मातृ सत्तात्मक था। ठीक है, मातृ सत्तात्मक समाज का एग्जाम्पल है सिंधु सभ्यता। ठीक है, मातृ सत्तात्मक समाज का एग्जाम्पल है सिंधु सभ्यता। और इसके दूसरे एग्जाम्पल है एक तो सातवाहन वंश, जिसमें नाम आता है गौतमी पुत्र सातकर्णी। इसका मतलब यह कि गौतमी का पुत्र सातकर्णी। तो मातृ सत्तात्मक समाज का एग्जाम्पल है एक तो सिंधु सभ्यता, एक सातवाहन वंश, और वर्तमान समय में गारो, खासी, जयंतिया जो जनजाति है मेघालय में, ये भी मातृ सत्तात्मक है। ठीक है, तो मातृ सत्तात्मक समाज था। मातृ देवी की सबसे ज्यादा पूजा होती थी, जिसको उर्वरा की देवी माना गया है। ठीक है, उर्वरा की देवी माना गया है। दूसरा मैंने आपको बताया वो पशुपति योगी की मूर्ति। तो इसका मतलब यह है कि महादेव का, शिव का सबसे पुराना एग्जाम्पल यहाँ पर मिलता है, जिसके चारों तरफ चार जानवर बैठे हुए हैं, सामने दो हिरण बैठे हुए हैं। जानवरों में सांड, बाघ, गेंडा और भैंसा। यह ऐसा माना गया कि पशुपति शिव की मूर्ति है। और पशुपतिनाथ का मंदिर वर्तमान समय में नेपाल में है। ठीक है, तो शिव की पूजा का सबसे पुराना एग्जाम्पल ये है, और मूर्ति पूजा का भी सबसे पुराना एग्जाम्पल सिंधु सभ्यता में है। ठीक है, मूर्ति पूजा का भी सबसे पुराना एग्जाम्पल सिंधु सभ्यता में है। ये दो चीज तो ये होगी। इसके बाद में यहाँ पर एक आपको पूजा मिली है किसकी? पीपल वृक्ष की। ठीक है, पीपल के वृक्ष की पूजा होती थी, मातृ देवी की पूजा होती थी, और पशुपति शिव की पूजा। ठीक है, शिवलिंग की पूजा का सबसे पुराना एग्जाम्पल यही है। तो आदि शिव जिसको योगी बोला गया, चार जानवर बैठे हुए चारों तरफ, दो हिरण बैठे हुए सामने, पशुपति शिव माना गया है, सबसे पुराना एग्जाम्पल है। मातृ देवी की पूजा सबसे पहले यहाँ पर है, जिसको उर्वरा की देवी बोला गया है। और खास चीज ये कि मातृ सत्तात्मक समाज, सिंधु सभ्यता के लोग मातृ सत्तात्मक समाज का एग्जाम्पल है। और इसके बाद में सातवाहन वंश, वर्तमान समय में गारो, खासी, जयंतिया। इसके बाद में धार्मिक हो गया आपका ये। ठीक है, धार्मिक में अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अब सामाजिक, तो सामाजिक में मैंने क्लियर करवा दिया। जो समाज है, यही क्वेश्चन पूछा जाता है, जो सोसाइटी है वो मातृ सत्तात्मक है। बाकी वणिक वर्ग का दबदबा था। ऐसा माना जाता है कि समाज चार वर्गों में बटा हुआ था: वणिक, योद्धा,
एक व्यापारी हो गया, योद्धा हो गया, श्रमिक। ठीक है, तो ये तीन तो मेन थे। और एक कृषि करने वाले, पुरोहित, सॉरी कृषि करने वाले नहीं, पुरोहित। तो पुरोहित, वणिक, योद्धा और श्रमिक, ये चार भागों में समाज बटा हुआ था। और जो वणिक वर्ग है उसका दबदबा था, जो व्यापार किया करता था। रामचरण शर्मा के द्वारा ऐसा माना गया है कि जो शासन था वो वणिक वर्ग का था। सामाजिक व्यवस्था ये आपकी क्लियर, राजनीतिक में मैंने बता दिया, जो शासन है वो किसका है, वणिक वर्ग का। रामचरण शर्मा के द्वारा ऐसा माना गया है। बाकी कई विद्वानों ने यह भी माना है कि पुरोहित वर्ग का भी शासन था। ठीक है, राजनीतिक के बाद में अब समाधान, मरने के बाद। तो मरने के बाद इनके तीन तरीके थे। ठीक है, तीन तरीके थे। तो एक तो समाधिकरण। पूर्ण समाधिकरण से मतलब है कि मरने के बाद में दफनाना, जो इस्लाम में और ईसाई धर्म में चलता है वर्तमान समय में, मरने के बाद में आदमी को दफना दिया जाता था। एक तो ये था, एक था आंशिक समाधान। अब आंशिक में क्या है, जैसे आदमी को मरने के बाद जंगल में छोड़ दिया, अब जंगल में उसको जानवरों ने खा लिया, खाने के बाद जो हड्डी बची उनको इकट्ठा करके एक कलश में रख के उसको जमीन के अंदर गाड़ दिया, इसको कलश समाधान या आंशिक समाधान बोलेंगे हम। तो एक तो समाधिकरण हो गया पूर्ण, एक हो गया आंशिक, दूसरा है दाह संस्कार, जो वर्तमान समय में हिंदू धर्म में चलता है, मरने के बाद आदमी को जलाना। तो तीन इनमें ये चलते थे। इसके बाद में अब एक इसका खास क्वेश्चन है, लिपि, स्क्रिप्ट। तो देखो, आज इतिहास का एग्जाम्पल है सिंधु सभ्यता, प्रोटो हिस्ट्री, ऐसा इतिहास जिसका लिखा हुआ तो है पर जिसको पढ़ने में कामयाबी अभी तक नहीं मिली है। मैंने पहले भी आपको बता रखा है कि तीन प्रकार से बोलते हैं, प्राग ऐतिहासिक, आद्य इतिहास और इतिहास। प्राग ऐतिहासिक से मतलब है जिसका कोई लिखा हुआ प्रमाण नहीं मिलता, हमारा जो पाषाण काल है वो इसी का एग्जाम्पल है। आद्य इतिहास, प्रोटो हिस्ट्री से मतलब है जिसका लिखा हुआ मिलता है पर जिसको पढ़ने में कामयाबी नहीं मिली है। और हिस्ट्री जहाँ से हमें पूरा लिखा हुआ मिलता है। तो आद्य इतिहास का, प्रोटो हिस्ट्री का एग्जाम्पल है सिंधु सभ्यता। अब इसकी जो लिपि है वो मिल तो गई है पर अभी तक पढ़ने में कामयाबी नहीं मिली है। और लिपि को क्या बोला गया है, भाव चित्रात्मक। ठीक है, पिक्टोग्राफिक बोलेंगे इंग्लिश में। भाव चित्रात्मक लिपि है ये सिंधु सभ्यता की, जिसमें टोटल जो सिंबल है, टोटल जो चिन्ह है वो कितने हैं, 52, 52। तो भाव चित्रात्मक लिपि का एग्जाम्पल है। और इसके बाद में इनकी सबसे बड़ी हमको देन, तो देखो देन में, सिंधु सभ्यता की देन में हम क्लियर कर सकते हैं। देखो, एक तो मैंने आपको बताया है कि पशुपति शिव की पूजा का सबसे पुराना प्रमाण, मतलब लिंग पूजा का सबसे पुराना प्रमाण इसमें मिलता है। दूसरा, एक सबसे खास क्वेश्चन है शतरंज, जो शतरंज का खेल है इसका सबसे पुराना एग्जाम्पल इस समय पर मिलता है। एक यज्ञ अग्निवेदी मिली है कालीबंगा से, जो उसमें क्लियर कराऊंगा मैं कालीबंगा में। तो यज्ञ मतलब अग्निवेदी का प्रमाण सबसे पहले, इसमें शतरंज के खेल का प्रमाण, शिव की पूजा, मातृ देवी की पूजा। इसके बाद में एक सबसे बड़ा खास एग्जाम्पल है स्वास्तिक का चिन्ह। अभी अमेरिका के एक स्टेट ने पाबंदी लगाई है इस पर कि हिंदू धर्म को बढ़ावा देता है ये, तो इसलिए स्वास्तिक का जो चिन्ह है, जो सिंबल है, इस पर पाबंदी लगा दी है। पर हिंदू धर्म में ये सबसे पवित्र माना जाता है। और समझने की चीज ये कि स्वास्तिक के चिन्ह का सबसे पहला एग्जाम्पल सिंधु सभ्यता में मिलता है। आगे के लिए मैं आपको बता दूं कि हिटलर का भी सिंबल यही था, वो अपने आप को आर्य जाति का मानता था। तो आर्य जाति का सबसे पवित्र चिन्ह ये है स्वास्तिक का चिन्ह, और इसीलिए ये सबसे खास है हिंदू धर्म में। पर इसका सबसे पुराना एग्जाम्पल यहाँ पर मिलता है सिंधु सभ्यता में। तो ये इनकी देन है। एक तो हो गया स्वास्तिक का चिन्ह, एक यज्ञ, और एक मूर्ति पूजा। आदि शिव का सबसे पहले प्रमाण, मातृ देवी का सबसे पहले प्रमाण ये, और शतरंज का खेल मोस्ट इंपोर्टेंट है। और चांदी धातुओं में, कपास कृषि में, ये इनकी देन है हमको। इसके बाद में अब मनोरंजन में इनका मेन शतरंज है। ठीक है, मनोरंजन में मेन शतरंज है और मनोरंजन करते थे ये। इसके बाद में एक हो गया लास्ट कि नष्ट कैसे हुई सभ्यता। ठीक है, सभ्यता नष्ट कैसे हुई, तो अनेक विचार है इसके बारे में, और जो सबसे कॉमन माना गया है वो माना गया बाढ़ को। बाढ़ की वजह से सभ्यता नष्ट हुई थी। बाकी आग लगने से, पानी सूखने से
और पर्यावरण परिवर्तन कई माने गए, पर जो सबसे आइडियल कारण माना गया है वो बाढ़ की वजह से, क्योंकि ज्यादातर जो शहर थे सिंधु नदी और उसके सहायक नदियों के आसपास थे, तो जब उनमें पानी ज्यादा आया तो उसकी वजह से सभ्यता नष्ट हुई थी, और इसीलिए इसका सबसे बड़ा कारण बाढ़ को माना गया है, इसके नष्ट होने को। तो ये आपका यहाँ तक का कंप्लीट होता है। अब एक और लिख लेना, सबसे ज्यादा जो स्थल मिले हैं वो मिले हैं घग्गर नदी और हाकरा नदी, तो पुराने समय में सरस्वती नदी बोली जाती थी, ठीक है। तो घग्गर हाकरा, इसको सरस्वती को वर्तमान समय में घग्गर बोलते हैं राजस्थान, और हाकरा बोलते हैं पाकिस्तान में। ये शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती थी और हरियाणा से बहते हुए राजस्थान, राजस्थान से बहते हुए अरब सागर, पाकिस्तान होते हुए। तो घग्गर हाकरा क्षेत्र में सबसे ज्यादा सिंधु सभ्यता की साइट मिली है, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन है, आजादी के बाद, आजादी के बाद सबसे ज्यादा साइट मिली है किसमें? गुजरात, ये गुजरात में सबसे ज्यादा साइट मिली है। और आजादी के बाद भारत में सबसे पहला जो स्थल है जिसकी खुदाई हुई है वो कौन सा है? रोपड़। ये इस प्रकार से रोपड़ आजादी के बाद पहला स्थल है जिसकी खुदाई हुई है, और आजादी के बाद सबसे ज्यादा स्थल गुजरात में मिले हैं। ये इस प्रकार का यहाँ तक का आपका कंप्लीट। अब मैं एक एक करके क्लियर कराता हूँ एक एक स्थल का, वो अगले वीडियो में। ये यहाँ तक का आपका पूरा।